आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या सेठी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूरोपियन यूनियन उठा सकता है इजराइल के खिलाफ बड़ा कदम। फॉरेन पॉलिसी चीफ बोरेल ने की इजराइल पर सैंक्शंस लगाने की अपील। हिमाचल के संजौली मस्जिद केस में निगम कोर्ट में सुनवाई। कमेटी वक्फ बोर्ड के 2 मंजिल को लेकर मांगा जवाब। सोपोर के तनवीर मीर को एजाज से नवाजा गया। रणनीति के लिए बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर का दिया इनाम। जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा रियासत बचाने के लिए आना होगा आगे। औरंगाबाद में इंतखाबी इजलास में पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, अगर 2 सीट भी जीत गए तो 288 पर भारी पड़ेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशंस को हमारी हिमायत। AIMPLB के तर्जुमान के खिलाफ EC में शिकायत दर्ज। सज्जाद नोमानी पर लग रहे हैं बड़े इल्जाम। झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 नौजायदा बच्चे जिंदा जले। 39 बच्चों को खिड़की तोड़कर निकाला। तुर्की के इजराइल से तमाम ताल्लुकात खत्म करने के ऐलान के बाद अब यूरोप से भी इजराइल के लिए बुरी खबर सामने आई है। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरेल ने गजा और लेबनान में जारी इजरायली जुल्म को लेकर इजराइल पर बैन लगाने की अपील की है। इजरायली PM नेतन्याहू पहले ही चारों तरफ से घिरा हुआ था और अब ऐसे में यूरोपियन यूनियन की तरफ से इजराइल पर सैंक्शंस की खबर ने तो नेतन्याहू के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसका दी। इजरायली PM नेतन्याहू को लग रहा था कि वो गजा और लेबनान में अपनी मनमानियां करता रहेगा और दुनिया उसे कुछ नहीं कहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इजरायली जुल्मों पर जहां मिडिल ईस्ट के कुछ नाम निहाद इस्लामी मुल्क चुप्पी साधे बैठे हैं, वहीं ऐसे में अब इजराइल की जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले गैर मुस्लिम ममालिक की तादाद भी धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी हाल ही में तुर्की ने इजराइल से रिश्ते खत्म करने का फैसला लिया, तो वहीं यूरोपियन यूनियन भी इजराइल पर बैन लगाने पर गौर कर रहा है। न्यूज वेबसाइट प्रेस टीवी के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरेल ने गजा और लेबनान में जारी इजराइल के जंगी जुल्मों को लेकर यूरोपीय यूनियन से इजराइल के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने की अपील की है। बोरेल ने इजराइल के तय यूरोपीय यूनियन की नरमी की मजम्मत की और इस बात पर जोर दिया कि ये ग्रुप अब तक आलमी कानून की खिलाफ वर्जी के लिए कोई माना खेज नतीजे देने में नाकाम रहा है। जोसेफ बोरेल ने इजराइल से इंपोर्ट्स पर बैन लगाने से लेकर इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात को खत्म करने की कार्रवाइयों की तजवीज यूरोपीय यूनियन के सामने रखी है। बोरेल ने आगे कहा कि यूरोपीय यूनियन के नजरिए को बदलना होगा। बोरेल ने जोर देते हुए ये भी कहा कि यूरोप की साख को बनाए रखने के लिए इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाना जरूरी है। आगे बोरेल ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि गजा में हेल्थ वर्करों और सर्विसेज पर इजरायली हमले आलमी इंसानी कानून की संजीदा खिलाफ वर्जी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जंगी इलाकों में हेल्थ वर्करों की हिफाजत से समझौता नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि यूरोपीय यूनियन की फॉरेन अफेयर काउंसिल अपनी आइंदा मीटिंग में बोरेल की तजवीज पर बहस करेगी और इजराइल के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाएगी। शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर की अदालत में आज संजौली मस्जिद मामले को लेकर सुनवाई हुई। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर भूपेंद्र अत्री ने संजौली मस्जिद कमेटी के सदर और वक्फ बोर्ड को 2 मंजिलों पर जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया। बताते चले कि इससे पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर की अदालत ने 3 फ्लोर को हटाने के ऑर्डर्स दिए थे, जो अब भी बरकरार हैं। संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड को अब ग्राउंड फ्लोर पर और पहले फ्लोर पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की जानिब से जवाब दायर करने के बाद मामले में सुनवाई की नई तारीख तय होगी। वक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर कुतुबुद्दीन अहमद ने बताया कि संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत में सुनवाई चल रही है। वहीं शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर की अदालत के फैसले को जिला अदालत में चुनौती देने वाली पिटीशन पर अब 18 नवंबर को सुनवाई होनी है। मुस्लिम फरीक ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर की अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें कमिश्नर ने मस्जिद के 3 फ्लोर को तोड़ने के ऑर्डर्स जारी किए हैं। मुस्लिम फरीक का कहना है कि संजौली मस्जिद कमेटी के सदर मोहम्मद लतीफ ने मस्जिद के 3 फ्लोर को हटाने की तहरीर पेशकश की थी। ऐसे में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर की अदालत ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी करके स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है। सोपोर के मूल निवासी तनवीर मीर को ड्रामा राजनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड में उनके काम के लिए बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर के खिताब से नवाजा गया।
उत्तरी कश्मीर के सोपोर शहर के जनवारा गांव के रहने वाले तनवीर मीर ने बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री दोनों की ख्वाबों की दुनिया में एक कैमरामैन के रूप में अपनी पहचान बनाई है। युवा सिनेमेटोग्राफर को हिंदी जुबान के ड्रामा यानी कि रणनीति, बालाकोट एंड बियॉन्ड में उनके काम के लिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफर 2024 के खिताब से सरफराज किया गया है। तनवीर मीर ने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हुए खुशी जाहिर की और कहा कि ये अवार्ड येलोस्टोन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि YIFF में मिला है। पिछले दिनों तनवीर को फिल्म साइको के लिए आनंद विक्टन पुरस्कार से सरफराज किया गया था, जो साउथ सिनेमा के सबसे फेमस सिनेमेटोग्राफी अवार्ड्स में से एक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों की बढ़ती मौजूदगी पर फिक्र जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि दूसरे सूबों से लोग आकर यहां जमीन खरीद रहे हैं, कारखाने चला रहे हैं और रेत के ठेके भी उन्हें ही दिए जा रहे हैं। उन्होंने मकामी लोगों से अपने हुकूक के लिए खड़े होने और सूबों का दर्जा बहाल करने की मांग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जुम्मे को कहा कि जम्मू कश्मीर में दूसरे सूबों से लोग आ रहे हैं, वे ज़मीन वहां पर खरीद रहे हैं और कारखाने चला रहे हैं। रेत का ठेका बाहर वालों को दिया जा रहा है, सब कुछ बाहर वालों को मिल रहा है, जैसे कि हमारे रियासत वाले बेकार हैं। उन्होंने मकामी लोगों से कहा है कि आपको इस रियासत को बचाना है, आप यहाँ के मालिक हैं। जब तक हक के लिए खड़े नहीं होंगे, इंसाफ नहीं मिलेगा और ना ही मसलों का हल होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को नई हुकूमत से बहुत उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों को नई हुकूमत पूरा करने की कोशिश करेगी। साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि साल 1996 में जब मैं आया था तब मैंने आपकी आवाज़ को सुनने के लिए हरबंस सिंह को वजीर बनाया ताकि वे आपके दुख दर्द को समझ सके। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को इंतखाबात में नताइज पेश किए जाएंगे। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने महायुति और महाविकास अघाड़ी पर जमकर निशाना साधा है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि औरंगाबाद ईस्ट असेंबली सीट पर इंतखाबी मुहिम करने के लिए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हैं। उन्होंने इस दौरान कहा है कि महाराष्ट्र की खवातीन की सेफ्टी, मराठा रिजर्वेशन, मुस्लिमों पर हमले हो रहे हैं, कोई ये जिक्र नहीं कर रहा है। हाल ही में 70 साल के बुजुर्ग को ट्रेन में मारा गया। उन्होंने कहा कि आप चाय बेचकर PM बन गए। जब आप गरीबी को इतना करीब से देखते हैं तो जानते होंगे, जब आप PM बने थे तब चावल 30 रुपए में बिकता था, आज चावल 72 रुपए में बिक रहा है। आज आटा 20 रुपए से 45 रुपए हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि नमक उस वक्त 12 रुपए का था और अब 25 रुपए का हो गया है। कौन नमक हलाली, कौन नमक हरामी कर रहा है, ये महाराष्ट्र की आवाम को 20 तारीख को तय करना है। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक चुनावी रैली में मराठा रिजर्वेशन को अपना सपोर्ट दिया। उन्होंने तेलंगाना की तर्ज पर मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की मांग भी उठाई। बताते चले कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि महाराष्ट्र में मराठा लीडरों को मैं पूरी तरह से सपोर्ट दूंगा। वो मराठा रिजर्वेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, जब भी जरूरत हो मैं उनका साथ दूंगा। लेकिन एक बात कहूंगा कि हमारे तेलंगाना में मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह यह है कि हमारी तारीख मजबूत नहीं है। लोग हमेशा इल्जाम लगाते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी पर हुकूमत से अच्छे रिश्तों को लेकर कसे जा रहे तंज पर भी राय रखी है। उन्होंने कहा कि पहले राजशेखर रेड्डी वजीर आला थे, फिर चंद्रशेखर राव आ गए और उनकी टीम में हो गए। अब कांग्रेस के रेवंत रेड्डी आए और फिर अकबर और असद भी उनके साथ हो गए। माफ करना मेरे भाई, वजीर आला के पास हम नहीं रहते, वो हमारे पास रहते हैं। जो भी वजीर आला होता है उसे हमारी जरूरत होती है। अगर वो हमारे पास नहीं रहेगा तो फिर राज करना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें हमारी जरूरत है, ना कि हमें उनकी जरूरत। यही हमारे
तारीख की ताकत है। उन्होंने आगे कहा कि कोई राम भक्त है तो मैं उसी तरह मोहम्मद और रसूल अल्लाह का चाहने वाला गुलाम हूँ। मैं रसूल अल्लाह का आशिक और आज मैं उनके आशिकों के बीच खड़ा हूँ। रसूल के इश्क का वास्ता देता हूँ। मैं यही अपील करता हूँ कि वक्त बर्बाद करने का नहीं है, ये वक्त एक होने, संगठित होने और मुक्त होने का है। हम सबको एक साझा मंच पर इकट्ठा होना है। खुदा की कसम, हमसे मुकाबला तो दूर, कोई हमारी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकेगा। बस शर्त यह है कि हम एकजुट हो जाएं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को खत लिखा है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। उनका कहना है कि नुमानी ने ज़ाबिताए अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। आपको बताते चलें कि उन्होंने अपने खत में लिखा है कि सज्जाद नुमानी के जरिए दिए गए तकरीर में मजहबी कट्टरता के नाम पर मुसलमानों को भड़काया गया है और भाजपा को वोट देने वाले मुसलमानों का सोशल बॉयकॉट करने के लिए कहा गया है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि तकरीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। किरीट सोमैया चुनावी प्रोसेस में गड़बड़ी की बात लगातार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मालेगांव में सिराज अहमद, मोइन खान नाम के शख्स ने मिलकर 2 दर्जन बेनामी अकाउंट एक कोऑपरेटिव बैंक में खोले, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश समेत अलग अलग सूबों में मौजूद ब्रांचों से इन बेनामी अकाउंट में पैसे भेजे गए। उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 दिन में महज 125 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम इन अकाउंट में जमा की गई। इसके बाद सिराज अहमद और मोइन खान ने अलग अलग 37 अकाउंट में वापस पैसे ट्रांसफर किए और फिर इसे निकाल भी लिया गया। कुल मिलाकर 2500 बैंक ट्रांजैक्शन किया गया, जिसमें 125 करोड़ पैसे भेजे गए और इतनी ही निकाल भी लिए गए। उत्तर प्रदेश के झांसी से दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में गुज़िश्ता जुम्मे की रात NICU वार्ड में अचानक आग लग गई, जिससे 10 नौजायदा बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे को लेकर यूपी हुकूमत पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सूबे के डिप्टी CM और हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज पहुंच के वहां का जायजा लिया। उन्होंने नौजायदा बच्चों के खानदानों से मुलाकात की है। डिप्टी CM ने नौजायदा बच्चों की मौत को बेहद अफसोसदायक बताया है। हादसे की जांच के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा है कि वार्ड में कुल 49 बच्चे हैं, जबकि वार्ड की कैपेबिलिटी केवल 18 बिस्तरों की है। उन्होंने बताया कि 7 बच्चों की लाशों की पहचान हो गई है, जबकि 3 की पहचान नहीं हो पाई है। ब्रजेश पाठक ने बताया कि उनकी पहचान करने और उनके खानदानों तक पहुंचने की कोशिश जारी है। इस हादसे पर दुख जताते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने झांसी के डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हादसे की जांच करने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। वहीं उन्होंने मरने वाले हर बच्चों के खानदान को 5 लाख रुपए और जख्मी होने वाले बच्चों के खानदानों को 50,000 रुपए की मदद फौरन मुहैया कराने का एडमिनिस्ट्रेशन को अहकाम जारी किया है। मणिपुर असम सरहद पर बहने वाली जीरी नदी और बराक नदी के संगम पर 3 लाशें तैरती हुई मिली हैं। अफसरान के मुताबिक लाशों को बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस को शक है कि बरामद हुई ये 3 लाशें जिरीबाम जिले से लापता 6 लोगों में से ही हैं। इलाके में हुए तशद्दुद के बाद पीर के दिन एक ही खानदान के 6 लोग, दिन में 3 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं, जिरीबाम के बोरो बकरा से लापता हो गए थे। सभी 6 लोग मैतई बिरादरी से थे। जिरीबाम जिले के अफसरान ने न्यूज़ एजेंसी को जानकारी देते हुए बताया कि जिरीबाम जिले के बोरो बकरा से करीब 16 किलोमीटर दूर एक खातून और 2 बच्चों की लाशें जुम्मे की रात को बरामद की गई हैं। जिरीबाम से पीर के दिन 6 लोग लापता हो गए थे। हालांकि उन्होंने बताया कि अभी लाशों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन शक है कि ये 3 लाशें उन्हीं 6 लोगों में से हैं जो लापता हुए थे। असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जुम्मे की रात को इन नामालूम लाशों को लाया गया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मुर्दा घर में रखा गया। एक अफसर ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक ये तस्दीक नहीं हो पाई है कि ये लाशें लापता लोगों की ही हैं। पुलिस अभी पोस्टमार्टम का इंतजार कर रही है और पहचान के लिए तस्वीरें भी इकट्ठी कर ली गई हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद से सुर्खियों में आए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक लॉरेंस की हिट लिस्ट में श्रद्धा वॉकर का कातिल आफ्ताब पूनावाला
और कॉमेडियन मुनावर फारूकी का नाम शामिल है। पुलिस के मुताबिक आपको बताते चलें कि लॉरेंस के गैंग की नज़र अब तिहाड़ में बंद आफताब पर है। इस बात की जानकारी बाबा सिद्दीकी के कत्ल के मेन आरोपी शिवम कुमार गौतम ने पुलिस को दी है। शिव ने बताया कि उसका एक साथी शुभम लौंकर ने उसे ये जानकारी दी है कि तिहाड़ में बंद श्रद्धा के कत्ले आम का मुख्य आरोपी आफताब को भी मारना है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन ने आफताब पूनावाला की सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ा दी है। तिहाड़ ऑफिशियल के मुताबिक आफताब पूनावाला 4 नवंबर से जेल में बंद है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि पिछले साल जून के महीने में श्रद्धा वॉकर कत्लेआम की बात सामने आई थी। श्रद्धा के दोस्त आफताब ने उसके 36 टुकड़े करके दिल्ली के छतरपुर के जंगलों में फेंक दिए थे। वहीं दूसरी तरफ कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में शामिल है। मुनव्वर के शो पर हिंदू देवी देवताओं के बेहुरमती का इल्जाम लगाया गया था, जिसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। इस धमकी के बाद मुनव्वर ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है और अब अवामी मकामात पर वे भारी सिक्योरिटी घेरे में नजर आते हैं। वोट जिहाद महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। फडणवीस ने ओपोजिशन पर वोट जिहाद करने का इल्जाम लगाया है और वोटरों से गुजारिश की कि वो वोटों के धर्म युद्ध से इसका जवाब दें। बताते चले कि उन्होंने कहा कि सूबे में वोट जिहाद चल रहा है। सज्जाद नोमानी कहते हैं कि वोट जिहाद का नारा दिया गया है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर वो वोट जिहाद करते हैं तो हमें वोट का धर्मयुद्ध करना होगा। एक है तो महफूज है। उन्होंने कुछ अपोजिशन पार्टियों पर वोट हासिल करने के लिए इंतखाबात का पोलराइजेशन करने की कोशिश करने का भी इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, हमने अपनी स्कीम सभी को दी है, लेकिन कुछ पार्टियां वोट के लिए इंतखाबात का पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे जैसे इलेक्शंस की तारीख नज़दीक आ रही है, महाराष्ट्र में सियासी मुहिम जोर पकड़ रही है। कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मिलकर बना ऑपोजिशन एमबीए इत्तेहाद सूबे में सत्ता हासिल करने का हदफ लेकर महायुति इत्तेहाद को चुनौती दे रहा है, जिसमें एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की क़यादत वाली एनसीपी शामिल है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।